कर्णीराम और रामदेव पार्क के मुख्य द्वार का लोकार्पण जिन्होंने आज किया, द ग्रेट मैथमेटिशियन श्री वर्मा जी, घासीराम वर्मा जी, जो हमारे जिले के लिए ही नहीं, राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे भारत देश के लिए गर्व की बात है कि इन्होंने आज का लोकार्पण किया है। और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए झुंझुनू विधानसभा के विधायक श्री राजेंद्र बामू जी, पूर्व सांसद श्री नरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बनवारी जी, रामदेव जी के बेटे नरेंद्र जी गिल, उनकी धर्मपत्नी कमला जी, ताराचंद जी गुप्ता जी, मोहन जी गिल, मदन जी, और आज के कार्यक्रम में जिन्होंने मुझे आमंत्रण किया, मेरे नाना ससुर श्री हरिराम जी महन साहब, प्यारेलाल जी एवं डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी, मंचस्थ अतिथिगण और मेरे समक्ष विराजमान पिता तुल्य बड़ों, मातृशक्ति, युवा बहनों, भाइयों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूं एवं अभिनंदन करती हूं। इतिहास के बारे में हमारे पूर्व एजुकेशन डायरेक्टर श्री हरिराम जी मैन जी ने विस्तारित रूप में बता दिया है, कोई आवश्यकता नहीं है उसी बात को दोबारा दोहराने की, लेकिन उस बात को मैं एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि जो माताएं बैठी हैं वो अधिकतर जब रात को, चाहे पिता तुल्य बड़े हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना हैं, नानी हैं, वो अपने बच्चों को ये वीर गाथाएं जरूर सुनाएं। उसके लिए मैं एक उदाहरण के रूप में इस बात को पेश करना चाहूँगी। उस समय की बात थी जब भारत देश को आज़ादी मिली थी, ब्रिटिश राज समाप्त हुआ और हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, चाहे सर्दियों की वो ठंडी ठिठुरती रातें हैं या तूफान हो, मौसम की चिंता न करते हुए सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी खेत में जो उपजाऊ जमीन है उसकी फसल की चिंता कर रहे किसानों पे हो रहे अत्याचार की ये बातें हैं जागीरदारी प्रथा। उस दौरान कुछ लोग ऐसे थे जो किसानों पे अत्याचार करते थे, जो लगान ले रहे थे वो लगान लेने खेतों में जाते थे और अनुमानित रूप से उनके खेत को देखकर बोलते थे, उनकी फसलों को देखकर, कि अब की बार आपको 100 मन अनाज लगान के रूप में, 100 मन अनाज आपके खेत में होगा, उसका 50% मतलब आधा, 50 मन आपको अनाज जागीरदारों को देना है। उस किसान के खेत में मौसम के वजह से चाहे टोटल कुल मिलाकर ही 30 मन अनाज क्यों ना हुआ हो, उस किसान को पूरा 30 मन अनाज देना पड़ता था। वो जागीरदार जो थे उन बच्चों को, उन किसान के बच्चों को, किसान के परिवार की चिंता न करते हुए उनका पूरा अनाज ले जाया करते थे। इसके खिलाफ जो आंदोलन अगर किसी ने चलाया, उस समय उनके दुख को किसी ने समझा, उस दौर में आज़ादी के तुरंत बाद, तो वो थे कर्णीराम जी, जो हमारे मंडावा विधानसभा में भोजासर में जन्मे और वकील थे, और रामदेव जी जो कि खुद अध्यापक थे और उदयपुर वाटी में गिलों की ढाणी में जन्मे थे। इन्होंने इनकी बड़ी सभाएं नहीं करने दी, क्योंकि ये जागीरदारी प्रथा के खिलाफ थे। ये जागीरदारी प्रथा जो किसानों पे हो रहे अन्याय के ऊपर लोगों को ठग नहीं करने देते थे, तो ये लोगों के ढाणी ढाणी, गांव गांव, गली गली, घर घर जाकर किसानों को जागरूक करते थे। ये वो कथा है और ये वो गाथा है। ऐसे वीर गाथाओं के बारे में हम सभी को, हमारे जो युवा हैं
और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सभी को इनकी वीर गाथाएं आप अवश्य सुनाएं, यही निवेदन है मेरा आप सभी से। और मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे झुंझुनू जिले की महिला जो है व्यापार के रूप में पूरे राजस्थान में जो जिले हैं मात्र उससे 50% व्यापार में सिर्फ झुंझुनू की महिलाएं आगे आई है और बैंक से लोन लिया है। और कल कलेक्टर साहब भी सम्मानित हुए हैं। और महिला एवं बाल विकास, क्योंकि डायरेक्ट मेरा ही विभाग है आज वहाँ पे कार्यक्रम में, उसके लिए मैं लेट हो रही हूँ, तो क्षमा चाहूँगी। आप सब यहाँ पे पधारे। मुझे आज के कार्यक्रम में विशेष करके आदरणीय हरिराम जी मैन जी से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और भामाशाह जो है, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में इस ऐसे उत्कृष्ट कार्यों में जो भागीदारी अपनी निभाते हैं, मेहनत के पैसे लगाते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पार्क में आज इस भव्य गेट के लोकार्पण समारोह में हमारे बीच पधारे हैं विख्यात गणितज्ञ, जिनका सानिध्य बहुत लंबे समय से इस जिले को ही नहीं पूरे राजस्थान और भारतवर्ष को मिल रहा है, परम आदरणीय घासीराम जी साहब। इसे कार्यक्रम को अंजाम देने और हम सभी को एकत्रित करने के लिए जिन्होंने पुण्य कार्य किया है, और मेरे कॉलेज के साथी भी रहे हैं सम्माननीय महन साहब, मंचासी ने हमारे विधायक महोदय, पूर्व सांसद महोदय, मजिस्ट्रेट सम्माननीय मील साहब। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिनके लिए समारोह है और जिनके लिए पार्क है, आज उनके परिवार के सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़े गर्व और गौरव की बात है। बहुत विस्तार से सम्माननीय महन साहब ने पूरी वीर गाथा उन शहीदों की बताई, और निश्चित रूप से आज हम उनका गुणगान करते हैं, लेकिन उस समय की भौतिक अवस्था को यदि देखा जाए तो ये काम कोई साधारण काम नहीं था, बड़ा अनूठा काम था। उस समय की जागीरदारी प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाना, समाज को एकत्रित करना और अपनी शहादत देते हुए उस जागीरदारी प्रथा से हमें मुक्त करवाना, ये एक अविस्मरणीय काम है। उन दिव्य पुरुषों को मैं नमन करता हूँ। और अभी एक थीम बाकी थी, माननीय ताराचंद जी द्वारा उसको पूरी की जाएगी। निश्चित रूप से 13 मई को फिर हम इसी प्रांगण में एकत्रित होंगे, उनका उद्घाटन होगा। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में पधारे, मातृशक्ति पधारी, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मंच को नमस्कार, धन्यवाद। अरमान प्रसाद जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, प्लीज आए। रामदेव पार्क के नवनिर्मित द्वार के लोकार्पण समारोह के माननीय मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय डॉक्टर घासीराम जी, आदरणीय श्री बनवारी लाल जी, विधायक झुंझुनू आदरणीय श्री राजेंद्र जी भांबू साहब, पूर्व सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र जी, आदरणीय मील साहब, डॉक्टर नरेंद्र जी गिल साहब, मिसेज गिल साहब, आदरणीय हरिराम जी के परमार्थ का कार्य किया है, पुनीत कार्य किया है, जो आगे आने वाले समय में हम सब लोगों को प्रेरित करता रहेगा। शहीद करणीराम जी और रामदेव जी के जीवनी के ऊपर महन साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से इनका पूरा जीवन को रेखांकित किया है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस अवसर पर एक बार पूरे महन परिवार को पुनः साधुवाद देना चाहूँगा और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। शहीद करणीराम रामदेव पार्क समिति की तरफ से गत वर्ष 13 मई को हर वर्ष की भांति इनके शहादत दिवस पे कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
उस कार्यक्रम में आदरणीय मेन साहब ने सहर्ष इस कार्य को करने के लिए स्वीकार किया और आज इसका लोकार्पण किया जा रहा है। ये हमारे सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से शहीद कर्णीराम रामदेव जी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, पुष्पांजलि अर्पित करना चाहूँगा और विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर नरेंद्र जी को और उनकी धर्मपत्नी को कि इस कार्यक्रम में पधारे और इस समिति का आपके आने से काफ़ी मनोबल भी बढ़ा है और भविष्य में भी आप इसी तरह से इस कार्यक्रम में पधारने का प्रयास करेंगे, ऐसे हम आपसे आशा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय। हमने चिकित्साविदों को सुना है क्योंकि स्वयं उनके चिराग जो उनकी जब शहादत हुई थी उस परिवार की ओर से बनाया गया और मैं ये कह सकता हूँ कि गुरुजी ये द्वार नहीं बना है। मैं मेरे जीवन के सबसे विकट समय में जब ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था तो मैं डॉक्टर के निर्देशन में अकेले घूमने आता था यहाँ। ये बात इसलिए कहनी ज़रूरी है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और किसी ने ठीक कहा है कि वक्त को तुम कब तक झेलोगे, वक्त तुम्हें झेलेगा तो आ भरोगे और आ भरोगे तो किसकी बात करोगे, जब सांसें रुक जाओगे तो किस सांस की बात करोगे। मैं यूं ही एक दिन टहल रहा था, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज मौजूद लोग यहाँ बैठे हैं, जिन महामनाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिनके आज लंबे अंतराल के बाद में 70 साल बाद में भी अगर उन बातों को आज गुरुजी से जब सुना तो रोम रोम ही रोमांचित हो रहा है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने अपना बलिदान दिया होगा। जिस व्यक्तित्व को ये पता है कि तुम्हारे सीने में गोली आर पार होने वाली है, जिस महान आत्मा को ये पता है कि तुम्हें यहाँ शहादत देनी है और फिर भी पूरी जीवटता के साथ ये कहें कि सीना इसलिए चौड़ा है कि माँ भारती के लिए किसी न किसी को बलिदान देना है। उन दोनों शख्सियत को हम तो क्या, जब तक ये प्यारा मुल्क भारत रहेगा कोई भी 36 कौम का कोई इंसान जिसमें इंसानियत होगी वो भुला नहीं पाएगा, मेरा विश्वास है। मैं यूं ही टहल रहा था और वहां तक गया तो विजय गोपाल जी वहां आए थे। मैंने उनसे कहा कि विजय गोपाल जी, मेरे मन में एक पीड़ा सी हो रही है, मौत से लड़के आया हूं, पता नहीं जिंदगी कितने दिन की मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों सोचते हो, जिंदगी बच गई तुम्हारी। तो मैंने कहा जब वेंटिलेटर पे 27वें दिन था, डॉक्टर मेरा नाप ले रहे थे कि सुबह डिक्लेयर करना है, ये थोड़ा थोड़ा मुझे आभास था कि नाप क्यों रहे हैं और वो बॉक्स थोड़ा सा 2-3 इंच नरेंद्र जी कम पड़ गया था। उन्होंने कहा कल बनाएंगे इसका बॉक्स और पता नहीं क्या कोई ईश्वर की मर्जी होगी। मैं सुबह डॉक्टर भंडारी मेरे से मिलने आए तो उन्होंने कहा क्या कर रहे थे। मैं उस वक्त डॉक्टर साहब आपको यकीन दिलाना चाहता हूं नरेंद्र जी, चूंकि आप इस महान आत्मा के खून के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं, ईश्वर मुझे ताकत दे और मैं विश्वास करता हूं परम पिता परमेश्वर अगर कोई शक्ति कोई ताकत है तो वो मुझ में वक्ता बन के बोल रहा है, आप में श्रोता बनकर सुन रहा है और इस पूरे आभा मंडल में कण कण में विद्यमान होकर मेरी मां सरस्वती मुझे साक्षात जिह्वा से सच्चाई बुलाए। भगत सिंह की किताब है मैं नास्तिक क्यों, मैं उसके कोटेशन को याद कर रहा था, जिस कोटेशन में वो कहता है कि तुम अपने ईश्वर को कहते हो कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों की सजा देता है, तो ये गरीबों को क्यों सता रहा है। तो जो ही मैंने भंडारी जी से कहा कि मैं तो इसकी बुक्स के कोटेशन याद कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा बहुत गलत कर रहे हो, इससे तुम्हारी विल पावर कमजोर होगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब जिस स्थिति में हूं वहां क्या विल पावर मायने रखती है। मुझे वो अच्छा लगता है भगत सिंह इसलिए अच्छा लगता है कि 23 साल की उम्र में जिस नौजवान ने मां भारती के लिए आंचल फैलाया नहीं, आंचल के अंदर कोहिनूर जड़ दी और ये दिखा दिया कि 23 साल का नौजवान भी इस भारत मां के लिए सोच सकता है, उसका बेटा आजादी की मुल्क की लड़ाई लड़ सकता है और ये विचारधारा को खड़ा कर सकता है। लेकिन दुख इस बात का है भगत सिंह तो सबको चाहिए, लेकिन भगत सिंह पड़ोसी के घर में चाहिए। मेरे लिए माँ को बेटो तो 100 साल जीवर, पड़ोसी को बेटो 23 साल में भगत सिंह को आवे, ऐसा नहीं है। मैं वहां आता हूं, मैंने इनसे कहा कि विजय गोपाल जी जब मैं यहां से पहुंचता पहुंचता वहां तक आया, गंदगी हो रही है, अपन इसको साफ करते हैं।
इन्होंने कहा कि सफाई भी कर लेंगे फिर क्या होगा। तो उन्होंने कुछ चीजें बताई कि हम इतने लोग इकट्ठे हुए, नरेंद्र जी की बात आई और लोगों की बात आई, ओम जाऊसरिया जी नहीं है उनकी बात आई, हमने ये प्रयास किया, ये क्या नहीं हुआ। तो मैंने पता नहीं क्यों मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे लगता है कि ये विचार जो रामदेव कनीराम जी का वो इस पार्क में घुटन महसूस कर रहा है, इस विचार के लिए एक रास्ता खोलना चाहिए। हो सकता है ये मार्ग जयपुर और दिल्ली तक आगे तक जाए। और धन्यवाद दूंगा मैं आदरणीय डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी को, विजय गोपाल जी को और इनकी टीम को कि 13 मई 2024 को इन्होंने प्रस्ताव रखा। और परम आदरणीय गुरु जी का, आपकी धर्मपत्नी का, आपके बड़े भाई साहब का, आपके पूरे परिवार का आभार यूँ व्यक्त करना चाहता हूँ कि पता नहीं किस मंजिल में हम जा रहे थे। हम तो कंकर की तरह बिखरे पड़े थे, उठा के कंकर लगा दिया, लोग वाहवाही करने लगे। हमें तो ये भी नहीं पता था कि कहाँ कोहिनूर बिखरा पड़ा है। आपने आज ये मार्ग खोला है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा सर, और मैं पढ़ाई के उद्देश्यों को भी जानता हूं और यूजीसी की जो बात आपने कही उसे भी जानता हूं, और खुले दिल से कहना चाहता हूं कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो विद्वान लोग बैठे हैं, मेरा मानना है कि झुंझुनू की खुशहाली के लिए, झुंझुनू की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए और झुंझुनू के अच्छे भविष्य के लिए इतने लोग अगर एक संकल्प ले लें, इस झुंझुनू की तकदीर और तस्वीर बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और आपने एक रास्ता दिखाया है राम जी, और रास्ता भी आपने डॉक्टर घासीराम जी के नेतृत्व में दिखाया है। जो डॉक्टर घासीराम जी को नहीं जानते वो भी इतनी सी हुक तो भरते हैं कि पता नहीं वो हार्ड मास का चलता हुआ चेहरा होगा, पता नहीं वो किससे बातें करता होगा, हो सकता है वो खुद से गुनगुनाता होगा। लेकिन मेरा मानना है जिसने भी आंखें मिलाई होगी डॉक्टर घासीराम से, नम जरूर हुआ होगा, देखा होगा हार्ड मास का दुबला सा चेहरा किसी की रौनक बनने के लिए ही पैदा हुआ होगा। आप हमारे बीच आए हो, आपसे उद्घाटन करवाया है। मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, अगर शहीद कनीराम और रामदेव जी के विचारों को जिंदा रखना चाहते हैं, यूजीसी की जो पीएचडी की गाइडलाइन लेते हो, टॉपिक लेते हो, आज संकल्प लेके जाओ कि हमारे घर से हमारा बेटा, बेटी, भाई, बहन कोई न कोई एक ऐसा हो जो इनके ऊपर रिसर्च करे और रिसर्च करके वो किताब छपे। मेरा मानना है उन्हीं का इतिहास वजूद में रहता है जो लिखते हैं कलम से, उनका ही इतिहास रहता है जिंदा, जिनका वजूद होता है कलम से। कलम से लिखते जाते हैं, तामीरों पे उतारते जाते हैं। वो मंजिल क्या मिलेगी जो मंजिलें खुद बनाते हैं। आपके बेटे और बेटियां जिस दिन इनके ऊपर रिसर्च करेंगे आपको बताना नहीं पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं गुरुजी आपकी पीड़ा। एक कल का ही किस्सा बता रहा हूं। विजय गोपाल जी आप यहां सफाई करवा रहे थे और एक मेरी बहन कल यहां सफाई करने आई थी, आप नहीं जानते। वो बच्ची चौड़ा गांव की है सर। उसने घर जाके कहा कि मैं आज झुंझुनू में आपने सेडू बाबा वाली गुजराली आड़े मूर्ति लाग रही बहे की मूर्ति को एक पार्क झुंझुनू में भी देख के आई हूं। ये कल ही चर्चा हुई है। ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। उनके घर से कोई फोन आया कि हमारी बेटी ऐसे कह रही थी कि आपने काम के लिए कहा मेरी बेटी की ड्यूटी वहीं लगवा दो। मैंने कहा साहब मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कमिश्नर दिलीप पुनिया जी से निवेदन किया कि भाई आप अच्छे इंसान से लगते हो, आप सब लोग सहयोग करोगे। गुरुजी इस पार्क को, नरेंद्र जी ये जो गेट बना है, मैं जब भी कोर्ट जाता था मैंने मेरे जीवन में पहली बार इतनी ऊंचाई पे पहुंचे हुए इंसान को तराई करते हुए देखा। उस वक्त मेरा दिल फक्र से चौड़ा होता था कि मैंने इनसे पढ़ाई की है, मैंने इनका सानिध्य पाया है। मैं विजय गोपाल जी से कह रहा था कि गुरुजी की आत्मा ही गेट में घुस गई। मजदूर खड़े फिर भी कहते हैं तराई, कृष्ण जी तराई खुद करिए। मैं आप सब लोगों से कहता हूं जोरदार करतल ध्वनि से राम जी ने जो समर्पण, जो मन की भावना इस गेट में लगाई है उसके लिए करतल ध्वनि कमजोर पड़ रही है। लक्ष्मण जी जोरदार एक बार बजा के दिखा दो। पुनः मैं उस बात पे आता हूं, आप और हम लोग आए हैं और पुनः मैं मेरे विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन करता हूं कि आया हुआ हर इंसान ये संकल्प लेके जाए कि शहीद कनीराम रामदेव जी ने जो राजस्थान को रास्ता दिखाया, कानून का विद्यार्थी हूं इसलिए जानता हूं कि उस टेनेंसी एक्ट में कितनी बोर्ड बिलाई आपने पहली बाल्टी गिर जाती तो बिलाइयों काटा करता, बस सब बिलाया ने सीधी करनो काम करो। मदन जी ते अच्छी तरह जानो, आज भी जहां कहीं मौका मिले
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम नागरिक झुंझुनू विधानसभा के हमारे बीच हैं भामू जी, आपके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूं कि ये वक्त मिला है, इसे पकड़ लेना। ये वक्त मिला है, इसे पकड़ लेना। ये वक्त छूट न जाए तेरे से, इतना गुमान कर लेना। याद रखना, जिन्होंने वक्त को छोड़ा है उन्हें गुमान ने नहीं छोड़ा है। आपको बहुत बड़ा वक्त मिला है आज। इस वक्त को आप पकड़ेंगे, हम कामयाब होंगे। हम लोग चाहते हैं और हमारा विश्वास है कि हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ाई को जिंदा रखने के साथ याद रखे और फक्र से कहे कि हम उस कौम के हैं जिसने रहनुमाई की। हम उस बिरले इंसान की औलाद हैं जिसने रहनुमाई की, जिसने जागीरदारों की ठोकर से ठोकर मिलाई और जिसने आंख से आंख नहीं लड़ाई, विचारों से इतिहास को बदलने की आंख लड़ाई। आप सब लोग जिस कार्यक्रम में आए हैं, आप सब लोग प्रार्थना करना कि महान शख्सियत कम से कम 125 साल तक हमारे बीच उपस्थित रही। और मैंने देखा है जहां दवाई काम नहीं करती वहां प्रार्थना काम करती है। डॉक्टर साहब के पास एक दिन हम बैठे थे, हनुमान प्रसाद जी, हम आप कह रहे थे ठंड बहुत लगती है, परेशानी होती है। हमने इनको थोड़ी देर टटोलने के बाद में जब यूं कहा कि सैकड़ा तो आप लगा ही सकते हो, तो इन्होंने कहा अच्छा मैं कर सकता हूं। तो इन्होंने भुजाएं दिखाई कि ताकत तो मेरे में है। डॉक्टर घासीराम जी का, बनवारी जी गुरु जी का, चूंकि महन साहब आज ही पता चला कि आप बनवारी जी के सहपाठी हैं, तो मैं हरिराम जी के लिए तो क्या कहूँ। गुरु जी आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं, और आज चूंकि आप राजस्थान सरकार के नुमाइंदे हैं, ये जिम्मेदारी भामू जी और बनवारी जी की बनती है कि पाठ्यक्रम में शहीद रामदेव कन्हैया जी का नाम जुड़े, लोग उसे पढ़ें। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या करेंगे। एक बार पुनः आदरणीय गुरु जी हरिराम जी के परिवार से जुड़े हुए हर एक माता बहन को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक नौजवान को साधुवाद अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में गुरु जी के बुलावे पे आप सब लोग आए हैं, और जब इस विजय को देखता हूँ, छोटा भाई जब इतना शानदार बोलता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ नौजवानों उठो, नौजवानों उठो, कुछ नहीं कर सकते तो पढ़ो, और पढ़ नहीं सकते तो माँ बाप के पास बैठ जाओ, वो भी नहीं कर सकते तो माँ को गले लगा लो। आप किताब बनने से नहीं रह पाओगे, मेरा विश्वास है। एक बहुत बड़ी भ्रांति गाँव में जाते हैं तो देखते हैं, चूंकि इन्होंने बहुत बड़ा सैलाब हमारे को दिया है, ये कुदरती दूध कीजिए। रिश्ते खत्म होने लग गए हैं, दादा दादी भूल गए, नाना नानी भूल गए, ताऊ ताई भूल गए। जवान बहनें बैठी हो सकती है, ये घर जाए कह देंगे हमारी चुगलियां करके गया था, माफ करना, किसी दिन तो आप भी सास बनोगे। ये पीड़ाएं महसूस कीजिए, छोटी छोटी बातें महसूस कीजिए। कल का ही उदाहरण देता हूं, भामू जी लोक अदालत में थे हम लोग, एक अधिकारी आया और उसने कहा साहब ऐसे नहीं कर सकते। मैंने धीरे से कहा कभी VCR भरी है क्या तेरे, कि मेरे क्यों भरेगा। मैंने कहा बिजली में अधिकारी इसलिए नहीं भरी होगी। फक्र से कहना चाहता हूं, राजस्थान सरकार को 1 करोड़ 3 लाख रेवेन्यू दिलाया, लेकिन जिन 3 पीढ़ियों के पास निमित चंद जी और ले जाके नोटिस दे पकड़ाया कहता खेमा दादा को आ रहा है, 1 करोड़ 11 लाख रुपए की छूट कल हमारे हाथ में थी, हमने लिखा और फक्र से खुशी से कहते हैं कोई एहसान नहीं किया, हमने अपना कर्म किया और ये सोच के किया कि हम उस कौम के बेटे हैं, हम उस घर से निकले हैं, उस गांव की खलिहान की बावड़ी से निकले हैं, हम उस कच्चे छप्पर से निकले हैं। इन बुलंद इमारतों में आके गुमान मत करो, कभी लौट के गांव की ओर जाना, झोपे और बावड़ियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, वो तुम्हारी पुश्तें याद करेंगी। जिन लोगों ने अपना इतिहास छोड़ा है उन्हें कोई याद नहीं करता। आप सब लोग आए हैं, पुनः आपका बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः शहीद कन्हैया रामदेव जी की जो समिति है उसका आभार। और इतना ही कहना चाहता हूँ, गुरुजी जो आप आदेश देंगे मैं आपके लिए हमेशा, जब तक मेरी श्वास है, शहीद कन्हैया रामदेव पार्क के लिए आपके साथ खड़ा रहने का सदप्रयास करूंगा। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसकी सौंदर्यीकरण के लिए, इसके रख रखाव के लिए और इस गेट निर्माण में जितना सहयोग और साफ सफाई में जितना कर सकते हैं, बहुत अच्छे से रोजाना मॉनिटरिंग करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कन्हैयाराम जी के बारे में तो कुछ भी कहें, रामदेव जी के बारे में कुछ भी कहें, कम ही कम है। मैं
एक अनुरोध करना चाहूँगा आप सबसे कि अपन जिस धरती पर बैठे हैं इस वक्त, वो झुंझुनू का कलेजा है। आप देखिए यहाँ चारों तरफ वीर ही वीर हैं, ये सबका बीज है। वहाँ परमवीर पीरू सिंह है, इधर आप देखो अंबेडकर साहब का है, इधर देखो झुंझुनू के संस्थापक जुलजार सिंह जी का पार्क है, इधर शहीद जेपी जानू का है, इधर नेहरू जी का है, उधर वो देश की सीमा पर शहादत दे चुके हमारे वीरों का है। और ये सबके बीच में मैं समझता हूँ, सोच रहा हूँ 2-4 महीने से काफ़ी इसके अंदर रहा, तो मेरे मन में ये विचार आया कि ये स्थान सबके बीच में क्यों है। तो मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि जब वो डाकू आए, करनी राम जी का परिचय, करनी राम जी को उनसे दिखाया कि ये करनी राम है, इसको मारना है, तो डाकू ने वो सुपारी वापस कर दी उनकी कि अरे इतनी देवता तुल्य आदमी को भी तुम मरवाना चाहते हो, इस देवता तुल्य आदमी को तुम मरवाना चाहते हो। और उन्होंने नहीं मारा, चले गए, वापस चले गए। तो ये स्थान बीच में इसलिए है कि ये देवता तुल्य थे, इन सबको समेटे हुए हैं अपने। देवता में वो ताकत होती है कि वो सबको समेट लेता है। ये दोनों महान आत्माएं सबको समेटे हुए हैं, हमें गौरव है इस बात का। मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेकर के आदरणीय भामू साहब से, जिनको जल्दी जाना है, निवेदन करूंगा कि आप संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। करनी राम जी रामदेव जी पार्क की इस पवित्र धरती पर आज जिन्हें करोड़पति फकीर के नाम से भी जाना जाता है, और महिला शिक्षा के लिए प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जिन्होंने एक अलग जगाया है, और निश्चित रूप से झुंझुनू के लिए तो वो धरती पर भगवान के रूप में हैं। उनके हाथों से आज इस द्वार का लोकार्पण हुआ है। ये हम सब के लिए बड़ा गर्व और गौरव का विषय है कि घासी राम जी जैसी महान विद्वत शख्सियत अपने बीच में इस तरह के कार्य का लोकार्पण किया। आज के कार्यक्रम में मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष सम्माननीय बनवारी लाल जी, पूर्व सांसद सम्माननीय नरेंद्र जी, हमारी जिला प्रमुख अभी उद्बोधन दे के बड़ा प्रेरणा स्रोत उद्बोधन था, अभी पधारी हैं हर्षिनी जी, अभी जिनका उद्बोधन सुन रहे थे मनोज जी के उद्बोधन के बाद मेरे हिसाब से कुछ बचा ही नहीं, कुछ अपन बोल रहे। तो हमारे उपभोक्ता के चेयरमैन प्यारलाल जी ढोकिया, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी, और अति सम्माननीय डॉक्टर नरेंद्र जी गिल व उनकी धर्मपत्नी जी मदन जी गिल, ताराचंद जी गुप्ता, डॉक्टर हरि सिंह जी गोदारा सहित समस्त मंचस्थ अतिथि और मंच के समक्ष विराजमान बहुत ही आदर और सम्मान योग्य किसान सरदारों और आदर योग्य मेरी माता बहनों और बेटियों, आज आप इस शहीद और बलिदानी करनीराम रामदेव जी के पार्क में द्वार का लोकार्पण के अवसर पर विराजे हो। इस गरिमामय कार्यक्रम में आप लोगों की गरिमामय उपस्थिति के लिए आप सभी का मैं अभिवादन, अभिनंदन व वंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं शहीद करनीराम जी और रामदेव जी को कोटि कोटि नमन करते हुए बारंबार प्रणाम करता हूं और आदरपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ऐसे बलिदानी थे जिनको जितना नमन किया जाए उतना कम है। जब करनीराम जी और रामदेव जी का कहीं नाम आता है तो किसान कौम के लिए एक बड़ा गर्व का विषय है कि मैं एक संक्षिप्त में इतना ही कहूँगा कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी, हम लोगों ने तो शायद उस समय जन्म नहीं लिया था, लेकिन अपने पूर्वजों ने और कुछ लोग यहाँ उस दास्तान को देखे हुए हैं। सम्माननीय सरदार यहाँ विराजे कि इन दोनों ने किसानों की आन बान और शान की ये प्रतीक है, और इन्होंने जो बलिदान किया सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, न जाने कितनी पीड़ाएं सहन की और किस तरह से किसानों को
अपने हक और अधिकार आज दिलाए। आज का किसान अगर अमन चैन से और अपने हकों के प्रति पूरा जागरूक है और किसान कौम दिन प्रतिदिन पूरे देश में अपनी कामयाबी के डंके जो बजा रही है, उसके अंदर में तो सही अगर माने तो हमारे ये महापुरुष शहीद बलिदानी कर्णीराम जी और रामदेव जी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, जो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखा गया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरे से पूर्व बहुत ही प्रखर और प्रबुद्ध वक्ताओं ने आप लोगों को इन शहीदों के बारे में बताया है। पूरी झुंझुनू नहीं बल्कि शेखावाटी तो विशेष रूप से कर्णीराम जी और रामदेव जी के बलिदान के बारे में जानती है। और यहाँ जितने भी विराजे हुए हैं, इन बलिदानियों की जो गौरव गाथा है, मेरे से सभी लोग शायद ज़्यादा अनुभवी हैं और ज़्यादा परिचित हैं। मैं तो जो पुणे में मेरे से पहले जो प्रखर और प्रबुद्ध वक्ता हैं, डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद जी, बनवारी जी, हमारी जिला प्रमुख जी, और सबसे अधिक मनोज जी मील के बारे में तो क्या कहें। इनके जो उद्बोधन था उसमें सब कुछ आ गया, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आज के भामाशाह सम्माननीय हरिराम जी महर साहब और उनके परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधु और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और ऐसी शख्सियत के पार्क के लिए आपने जो द्वार बनाया है, निश्चित रूप से उनकी जो यादगार है उसको चिरस्थायी बनाने के लिए इससे महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं हो सकता। और हमेशा मैं सुनता रहता हूँ, जैसा मनोज जी ने बातें बता भी दी हैं, महन साहब इस पार्क के लिए हमेशा ही अपने आप को समर्पित भाव से रख रखा है। सबसे वैसे तो विजय गोपाल जी और ये डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद जी की सारी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ कि हमारे ऐसे महान बलिदानियों के लिए आपने कुछ समय निकाल के जीवन का काम करे हो। निश्चित रूप से किसान कौम के लिए ये एक आदर्श है और हमें हर किसान कौम के घर घर में और हमारे युवाओं को इनसे प्रेरणा के लिए जागरण करना चाहिए। और पहले जो मनोज जी ने एक मांग रखी कि बनवारी लाल जी और भामू जी का दायित्व है, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस तरह के बलिदानियों और जिन्होंने किसान कौम के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, छोटी सी उम्र में बलिदान कर दिया, हमारी श्रद्धा के अनुसार जो कुछ आप बड़े बुजुर्ग जो मार्गदर्शन करोगे और जो भी कोई स्वच्छता के मन से कोई बात आएगी, हर समय हम तैयार रहेंगे। आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, आप लोगों के बीच मुझे आने का मौका मिला और ऐसे बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, साथ ही ऐसे भामाशाह डॉक्टर महन साहब जिन्होंने इतना नेक कार्य किया, उसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराई से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों का ऋणी हूँ कि इस तरह के स्वच्छता के कार्यक्रम में मुझे महन साहब ने बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि ये कोई प्रेरणा थी, यही कोई अलौकिक शक्ति थी जिसके निमित्त ये काम हो गया। और हम इस प्रकार के लोग नहीं है, बहुत सामान्य आदमी हैं। अगले वक्ता के रूप में मैं सभी वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि थोड़ा संक्षिप्त में रखें। और मैं आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी गिल से सभी लोग एक बार इनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी गिल। अमर शहीद कर्णीराम जी व रामदेव जी को नमन करते हुए मैं आदरणीय घासीराम जी का बहुत स्वागत करता हूं और हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सभी मंचस्थ आगुन महानुभाव व पधारे हुए सभी ग्रामवासी, झुंझुनूवासी व आए हुए हैं, मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप सब पधारे और इस महान कार्य के। सबसे ज़्यादा मैं आभार इस कमेटी का करता हूं जो इस शहीद स्मारक को देखती है, जिन्होंने इसका बनाए रखा है, मान बढ़ाया है। और महन परिवार का आज बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने ये द्वार का बना के इसका लोकार्पण करवाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं शायद एक ही व्यक्ति हूँ जिन्होंने कर्णराम जी और रामदेव जी का दाह संस्कार देखा। उन पर उस वक्त बहुत चर्चाएं होती थी और धीरे धीरे बातें लुप्त होने लगी। मैं एक बार स्कूल में गया था तो उन्होंने बच्चों ने पूछा कि ये कौन थे, क्या थे, मतलब उसके लिए भ्रांतियाँ कई फैलाई जा रही थी कि ये कोई डकैत थे, रास लूटने आए थे, इस तरह से।
तो हमने उनकी वो बुक जैसे कल्याण रामदेव जोड़ी है वैसे ही श्रीनाथ सिंह जी और सुंदर सिंह की जोड़ी थी। इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी, जो आपने भजन सुना वो सुंदर सिंह जी का उस बुक में है। तो मैं तलाश करते थे, जोशी जी के घर पहुंचा तो नरोत्तम लाल जी जोशी ने मुझे एक बुक दी, उसकी हमने 1000 कॉपियाँ छपवाई। और हमें 13 मई को जो भी लोग आते हैं उदाड़ी जो भी स्कूल हैं उन सबको वो इसका परिचय रहे ये अवेलेबल करा रहे हैं। मैंने सामने कहा भाई कुछ बुक्स बची हैं तो आज लेके आना। हम जो बात करते हैं वो तो भूल जाते हैं, जो लिखा गया है वो भूलते नहीं। पिताजी ने 3 पुस्तकें लिखी हैं तो ये तुम्हारे पास भी है। उसके अलावा और जो शहीद हुए हैं वो आपके शेख खावड़ी शहीद के नाम बुक लिखी है, उसे उन सब का वर्णन है। और उनसे प्रेरित होकर कर्णराम जी रामदेव जी ने जो कार्य किया वो हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। अब उस वक्त अलग अलग कानून थे तो श्याम प्रसाद जी के रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर हुआ करते थे, उन्होंने इनसे भी बड़ा काम किया। काश्तकार का जागीरदार जो भी झगड़ा होता था वो काश्तकार पक्ष में करते थे। उसके बाद में सर्कुलर निकलते रहे। सुखाड़िया जी ने एक्ट होश में आया, उससे पहले कितने ही उन्होंने सर्कुलर्स निकाले। और हमें इस प्रांगण के लिए जो हमें जो शोभा मिली है तो शीश राम जी ओला को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। ये उनकी मूर्ति हमें लगाने की बात चली और शीश राम जी ने जी खोल के और ये जगह हमें अवेलेबल कराई। उस वक्त रामेश्वर जी कमिश्नर थे उनके, उन्होंने भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा था, उन्होंने वहाँ भी हमारे कुछ किया है। तो हमें 13 मई को में आते हैं, 15 मई को दाग हुआ था उनका विद्यार्थी भवन में, मैं तो 13 मई को यहाँ पे आता हूँ सुबह, फिर दोपहर बाद हम वहाँ करते हैं और 15 मई को मैं बोर्डिंग हाउस जाता हूँ। अब आपके लिए तो ये बुरी बात हो गई, लेकिन मुझे जाते हैं ना तो मैं तो वो दाग में शामिल हुआ था। मैं परिवार में शायद सब ये उस वक्त के हिसाब से मैं ही बड़ा हूँ, तो हमें बहुत याद आती है और बहुत बहुत होते हैं। धन्यवाद। पार्टी में एक ही टिकट दी, 2 बंदी तो बोलगा जना करूँ तो सभी बोलेंगे एक साथ, दोनों हाथ खड़ा करके मुट्ठी बंद के भारत माता की जय। एक स्वाद तो है गोरी, इतनी जोश बोले, कितनी जोश से बोले भारत माता की। वो तो हमारे पता नहीं लुगाई एक गीत का जोर से गावना से जोर गावे, अब्बा धीरे बोले उठावा जी की पैर से धीरे धीरे अब मन फिर तो भी बात जरा मैं दोबारा जोर बोलती हूँ। शहीद कर्णीराम रामदेव जी को नमन। आज उस पार्क के जो द्वार का उद्घाटन किया आदरणीय पूजनीय डॉक्टर घासीराम जी, मैं डॉक्टर घासीराम जी को शिक्षा भी दिया सारा एक साथ चाहिए तो सभी हमारे साथीगण शिक्षाविद नागरिक बंधुओं, अभी सारी बातें आपने सुन ली, लेकिन उनका सार यही है, जो कुछ कर जाता है उसको हम पूछते हैं और मानते हैं। वो ऐसा लगता है जो हमारे बीच में ही है। आज ऐसा ही लग रहा है कि ये हमारे बीच में, उनको याद कर। खुद के लिए कोई कुछ भी करे, दूसरे के लिए जो करता है वही काम आता है, उसी को लोग पूछते हैं। भगत सिंह की बात कर लो, चाहे सुभाष चंद्र बोस की कर लो, चाहे रामदेव जी की, उनको लेकिन उन्होंने क्या किया, उससे सारे एक ही बात निकलता है कि जिस माँ की कोख से जन्म लिया है वो उस माँ की सभी सेवा करते हैं, लेकिन उस माँ से एक बड़ी माँ है, वो है धरती माँ। हमारी माँ भी जब है, जब ये धरती माँ है, इसकी कोख फट जाए तो हमारी माँ भी हमारी नहीं हो सकती। उससे जब हमारी माँ ने जन्म दिया है उसका कर्ज हमारे पर है, और उससे बड़ी ये धरती माँ है, तो इसका कर्ज हमें उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए, ये सोचना है। इसका कर्ज भी हमारे ऊपर जाता है। वो लोग इस धरती माता से प्रेरित थे कि इस धरती माता के भी हमारा बोझ है, ये नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए उनमें वो जोश आता था कि दूसरों के लिए चाहे मर मिटे। वो ऐसे विचार आते थे कि आज जो हम कर जाएंगे तो ही अगली पीढ़ी का भला होगा। ये हमारे भी विचार आना चाहिए कि हमारी अगली पीढ़ी किस तरह से सुरक्षित रहे, किस तरह से आगे बढ़े, और वो हमारी धरती माँ जो धरती माता है वो किस तरह से रह सकती है, वो हमें इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। यही हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि जो कर जाएगा वो इस तरह से बीच में रहेगा। आज भी अपने को ऐसे लगता है, मैं पुनः उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप सभी लोग आए, ये प्रेरणा लेकर के ही जाएँ कि जो हम करेंगे वो ही मिलेगा। तो आप लोग सभी पधारे हैं। आज सही बात है कि आप काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं। ऐसे ही मिलजुल करके रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि जीवांगा तो मिलांगा, नहीं मिलते रहोगे तो जीवोगे। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच,
और इस जिले के प्रबुद्ध नागरिकगण, माताएं, बहनें, आज बात किसानों की हुई, आज बात शहीदों की हुई। मैं भी उसमें एक थोड़ा सा अपना बात जोड़ना चाहता हूँ। अन्नदाता है वो धरती का सीना फाड़कर अन्न उत्पन्न करता है, परंतु हम उस नादानी में उस अन्न को व्यर्थ नाली में बहा देते हैं। ये एक राष्ट्रीय समस्या है। हम प्रीति भोजों में जाते हैं तो आप खुद भुक्तभोगी हैं, देखते हैं कितनी जूठन बस जाती है। एक अनुमान के अनुसार हर समारोह में 20 से 30% तक जूठन हम छोड़ देते हैं और उसका कहीं कोई उपयोग नहीं होता है। वो जब डालते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण होता है, फूड पॉइजनिंग होकर के पशु पक्षी मर जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम एक ऐसा अभियान चला रहे हैं, हम सब, इसमें कहीं मैं नहीं है, ये अभियान सबका है। आपको अब इतने बड़े आदमियों को शपथ दिलाऊं, ये तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। आप तो बैठे बैठे ये संकल्प कर लें कि आज के बाद हम शादी समारोह में जहाँ भी जाएं वहाँ थाली में जूठन के रूप में एक कण भी नहीं छोड़ेंगे, खाओ चाहे कितना ही। ये कोई प्रतिबंध नहीं है। मेरे सामने सर एक बात आई कि साहब ये ज़्यादा इसलिए ख़राब हो रहा है मामला कि 20 प्रकार की मिठाई वहाँ बना देते हैं। अरे आदरणीय, वो मिठाई तो आपके लिए विकल्प है कि आप ये लो चाहे ये लो। ये थोड़ी कहते हैं वो बनाने वाले कि तुम सब ले लो और सब लेके उसको फेंक दो। आपके पास बहुत सारा विकल्प है, सब्जियों का भी है, मिठाई का भी है। उसमें आपको जो इच्छा है वो लीजिए, बाकी को आप क्यों देखते हैं? जो आपको खानी नहीं है उसको देखना ही नहीं चाहिए। मैं माननीय जिला जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, कल भी हम एक समारोह में थे, माननीय विधायक साहब भी समारोह में थे। इन दोनों ने भी वहाँ पर ये अपील की उन लोगों से, बहुत बड़ा पंडाल था बगड़ का, अपील की। तो मैं निवेदन करूँगा आपसे कि मन में संकल्प लेके जाए। इसमें देखिए ना तो किसी का आर्थिक हानि, न किसी को शारीरिक श्रम करना पड़ता है, केवल मानसिक है। और अपने घर से ही शुरू कर दीजिए ना, अपने परिवार के बच्चों को, महिलाओं को समझा देंगे तो यही बहुत बड़ा योगदान होगा। थैंक्स। जय किसान। सभी लोग आए, बड़ा अच्छा लगा। एक बात कहूँ आपसे, यदि आप 100 रुपये कमाते हैं तो कम से कम 1 रुपया दूसरे लोगों को दें, और 2 दे देंगे तो और भी अच्छी बात है, और 3 दे देंगे तो और भी अच्छा है, और 4 दे देंगे तो सोने में सुगंध है। तो यही बात याद रखिए कि आप, ये एक वो कविता याद आ गई, वो पशु है जो आप ही चरे। मनुष्य चरना सब पशु के लिए आता है, मनुष्य के लिए खाना आता है। कि वो पशु है जो आप ही चरे, जो सिर्फ अपने लिए ही खाता है, अपने लिए, वो पशु ही है। तो आप सभी मनुष्य बने, थोड़ा दूसरों के लिए भी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विजय गोपाल जी से निवेदन करूंगा कि वे आए हुए मेहमानों का धन्यवाद ज्ञापित करें। स्टेज शेयर कर रहे सभी मेहमानों का नाम तो सबको बता दिया पहले, सभी का बहुत बहुत आभार। और आज खुशी की बात यह है कि हमारी खुर्सियाँ को भाड़ो बहुत कम हो गया है, कोई 5-7 ही खाली रही, बाकी सब भर की। सब बढ़िया काम ये हो कि आज हमारी खुर्सियाँ को स्वाद आ गो। और ये चाह कि भी गेट तनी या खुर्सी लागे चेहरा ही अत्ता और लाऊंगा तो ये पार्क की रौनक बढ़ेगी। इस जिले की शेखावाटी की शान, असली शान है, वहाँ को मतलब चेहरा ही खिल जाओ। तो अब ये चाहे वो 13 मई हो, चाहे 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह की जयंती हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, चौधरी चरण सिंह की जयंती पे सब माइनस में टेम्परेचर था, लेकिन हमारे महर्षि दयानंद के बच्चे और हम लगा करके चौधरी साहब अमर रहे वो नारा शहर में लगाते हैं। उस शख्सियत को कभी नहीं बोलते, न इनको बोलते। और 23 मार्च को भगत सिंह का, 23, 13 और 23 दिसंबर 3 दिन ऐसे हैं जिसके लिए थोड़ा बहुत भी जिन लोगों ने टाइम निकाल लिया वो 12 महीना बिल्कुल निरोग रखो, एक भी को सिर भी कौन दुखे। हाँ तारीखा पर तो थे बिना बुलाए कठे कठे आ जाया करो। हमारी तो इमेज शान है, हमारे तो पाँख लाग जाए। और ये भामासा तो टूट टूट के पड़ेगा, देखो थे। आगे एक प्रोजेक्ट और है, बिकले भी तैयार हो जाएगा। और
ताराचंद जी 13 मई को ताराचंद जी इसके ऊपर बहुत अच्छा वो बनाएंगे, उसका भी फिता कटाएंगे। तो उससे भी ज़्यादा आप आए, आप लोगों ने समय निकाला शॉर्ट पीरियड में। महन साहब ने कहा क्या ऐसी कि हमको सब जज जागो, ये धरती को उदो जाग्यो है और ये उदोया को जाग्यो है कि लोग मत ही टूट के आऊँगा। तो अच्छा लगा और बहुत बढ़िया लगा कि आज ये शोभा बढ़ाई। और महन साहब ने जितना मन से काम किया है, और यहाँ जैसे जो जिसको काम दिया, सुरेश जी जाखड़ को ये गेट का दिया था इधर वाला, अपने नंदलाल जी सीकर वाले को इसके यहाँ वाटर कूलर प्याऊ लगाई थी। मतलब एक भी शख्स ने अपनी कोई कंजूसी नहीं भरती, जिसको जो कहते हैं वो अपना मन से करके और अपना खुद ही करता है। समिति के पास हम कुछ नहीं रखते हैं। समिति का काम यही है कि जिस आदमी को काम दे दिया वो काम अपना पूरा अपनी निगरानी में करे। हम हमारे पे कुछ नहीं लेते हैं। उनको कितना सुंदर बनाना है हम छोड़ देंगे तो वो अपने जो सोचते हैं उससे कहीं 21 बनाएंगे। हमारे मन से है कि मेहन साहब शायद 28 इतना सा बचा दिया, इतना बचा दिया, बोलो ना बाठो यो ग्रेनाइट टाल लाऊंगा, टाइल टूट जाए। तो ये क्या है कि किसी भी भामाशाह पे छोड़ देते हैं ना, तो वो अपना मन से कहीं न कहीं ज़्यादा गुना पैसा लगाता है और पॉकेट अलाउ करती है तो सब लगाने चाहिए। और इस धरती पे जितना लगाओ उससे 2 गुना 3 गुना आपके पास आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई प्रोजेक्ट देंगे आपको क्या तरफ से 51,000। 1 मिनट देखिए, हम तो जो काम है वो अपने वैसे रोकड़ी नहीं लेते हैं। प्यारेलाल जी ढोकिया को इसकी साथ संभाल के लिए तनख्वाह बागवान को दे दे, वो अपना काम कर दे। जो भी आपको प्रोजेक्ट देंगे 51,000 में जो चीज़ बनेगी 51 से हो सकता है उसमें 62 भी लग जाए, 65 भी लग जाए। आपको कोई प्रोजेक्ट देंगे आप खड़े होकर के बना देना। बाकी 51,000 का हम क्या है कि इसमें नाम बता। पुरुषोत्तम जी कुलेरी 51,000 रुपये ये कह रहे हैं कि इस पार्क के लिए डेवलपमेंट के लिए दूंगा। हो सकता है 51,000 से कोई बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो वो भी करेंगे, लेकिन एक स्थायी यादगार उनकी देखिए। हम कोई छुट मुट के क्या 1000-1100 रुपये लेकर के कोई किसी का फालतू में वो नहीं। शुरुआत में किया था 50-50 रुपये लेने शुरू किए थे। दूसरी तीसरी दिवाली पर ही कोने आधा ही बने हम हो दिया तो बंद कर दो काम। जब कहने जो को काम देना चाहे प्यारेलाल जी ढोकिया बागवान ने संभालो और राम जी महन गेट बनवाओ, नंदलाल जी वाटर कूलर प्याऊ लगाओ, सुरेश जी जाखड़ी हो बनाओ, कुर्सी देनी हो कुर्सी दे देगो, ठीक है अच्छी बना के लाऊंगा। जो भी चीज़ अच्छी लोग की कुर्सी ले आया तो भी मेरी समझ बहुत सॉलिड बना के ले आया। तो जब कहने जो काम देना वो दे दो। रोकड़ी को तो कोई ज़्यादा हिसाब पर रखा भी कोई नहीं इन रोड को तो। धन्यवाद। पुनः आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद पधारे। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका सहयोग बराबर मिलता रहे। और